हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन ए टू जेड केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके पहले हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मीन्स सॉल्यूशन के वो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दिस मीन्स सॉल्यूशन के ऐसे प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड ना करके सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करता है, उसे कहते हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। We can determine molecular mass of solute on the basis of colligative property with the help of colligative properties. Colligative properties के वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली मेजर करके हम solute के molecular mass को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको समझना है abnormal colligative property। abnormal colligative property नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तब होता है जब सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं होती है, यानी कि जितना पार्टिकल आपने सॉल्यूशन में डिजॉल्व किया सॉल्यूट के उतने ही पार्टिकल सॉल्यूशन में एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आप मेजर करेंगे वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड वैल्यू के इक्वल होगा, यानी कि आपको कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों सेम होगा। कब सेम होगा? जब सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जितना आपने ऐड किया सॉल्यूट पार्टिकल उतने ही पार्टिकल सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेंगे तब। लेकिन अगर सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर स्टेट में कोई चेंजिंग होती है, यानी कि जितना पार्टिकल आपने ऐड किया उससे ज़्यादा पार्टिकल सॉल्यूशन में पाए जाते हैं या उससे कम पार्टिकल, ऐसा तब होगा जब पार्टिकल का एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा। तो आप देखो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर स्टेट अगर चेंज होता है, मॉलिक्यूलर स्टेट चेंज होता है। मॉलिक्यूलर स्टेट मतलब जितना मॉलिक्यूल आपने ऐड किया वो उसी फॉर्म में उतने ही नहीं है, उससे कम या उससे ज़्यादा हो जाते हैं। तो उससे कम या उससे ज़्यादा हो सकते हैं दो तरीके से। एक होता है एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब आप लोग जानते ही हैं, जुड़ना। और दूसरा होता है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब आप लोग समझते होंगे, दिस इज ब्रेकडाउन। तो जब सॉल्यूट पार्टिकल जितना पार्टिकल हमने ऐड किया वो पार्टिकल आपस में कंबाइन करके नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो जा रहे हैं, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं एसोसिएशन। दूसरा कंडीशन है जब सॉल्यूट के जितने पार्टिकल हमने सॉल्यूशन में ऐड किया वो पार्टिकल डिसोसिएट हो जा रहे हैं, जिससे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज हो जा रहा है। तो दोनों ही केस में जितना पार्टिकल हमने ऐड किया सॉल्यूट में उससे अलग नंबर ऑफ पार्टिकल पाए जाएंगे। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप कंसंट्रेशन के बेसिस पे कैलकुलेट करोगे वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से डिफरेंट हो जाएगा। कैसे डिफरेंट हो जाएगा समझिए। जैसे हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे हम लोग 4 फार्मूले पढ़े थे। डेल्टा पी बाई P01, इसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा हम लोग पढ़े थे डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम एंड डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। और एक फार्मूला हम पढ़े थे पाई इक्वल टू सी आर टी। देखो, फर्स्ट इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं सॉल्यूशन के, और इनकी वैल्यू कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और ये जो कंसंट्रेशन है, ये जो सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं उसका कंसंट्रेशन है, और ये हम सॉल्यूट के मास और उसके मोल के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। आपने जितना मोल जितना भी मास ऐड किया सॉल्यूट का वो आपस में एसोसिएट या डिसोसिएट हो जा रहे हैं, तो फिर इसका मॉलिक्यूलर स्टेट चेंज हो रहा है। आप जो कंसंट्रेशन कैलकुलेट करोगे वो कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा, और रियल में जो सॉल्यूशन में पाया जाएगा वो कंसंट्रेशन अलग हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल एसोसिएट या डिसोसिएट हो गए तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे। आप ऐसे समझो, हम एक सॉल्यूशन लिए, इसमें एसोसिएशन हो रहा है, तो हम यहाँ पे अगर 100 पार्टिकल ऐड किए और 2 पार्टिकल एक साथ जुड़ गए तो सॉल्यूशन में पाया जाएगा ओनली 50 पार्टिकल। और हम यहाँ पे कंसंट्रेशन पुट कर रहे हैं 100 पार्टिकल के अकॉर्डिंग,
तो जो वैल्यू आएगा वो लार्ज वैल्यू आएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कैलकुलेट करने से लार्ज आएगा, लेकिन रियल में जब हम मेजर करेंगे तो स्मॉल वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाती है ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अगर एसोसिएशन हो रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि कंसंट्रेशन से जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो लार्ज वैल्यू मिलेगा, और रियल में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी वो घट जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो गया। दूसरा कंडीशन है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 100 पार्टिकल ऐड किया और ये पार्टिकल डिसोसिएट होकर 200 पार्टिकल बन गए, तो सोल्यूशन में तो 200 पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है और हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो 100 पार्टिकल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगा वो लो आएगा, और सोल्यूशन में जब मेजर करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू तो हाई मिलेगा, क्योंकि सोल्यूशन में जितना पार्टिकल हम कैलकुलेट कर रहे हैं उससे ज़्यादा पार्टिकल हैं। तो दिस मीन्स जब डिसोसिएशन होता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। अब देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, और जब एसोसिएशन हो रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू घट रहा है और डिसोसिएशन में बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हाई होती है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब समझिए क्या होगा, जैसे जब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो जो वैल्यू मिलेगा उसको हम कहेंगे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जो कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जो एबनॉर्मलिटीज एराइज हो रहे हैं वो एराइज हो रहे हैं ड्यू टू एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। एसोसिएशन होने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू घट जा रहा है, मतलब एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू लो है इन कंपेयर टू नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और डिसोसिएशन होने से एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हाई हो जाएगा इन कंपेयर टू नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब अगर हम कंसंट्रेशन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं और उस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से हम मोलर मास निकालते हैं, मोलर मास डिटरमाइन करते हैं, तो जो मोलर मास आएगा वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल है, यानी कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो गया है, तो इन केस ऑफ एसोसिएशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू घट गया तो मोलर मास की वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी कि जो कैलकुलेटेड मोलर मास आएगा दैट विल बी हाई और रियल मोलर मास उससे कम होगा। ऐसे ही अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो डिसोसिएशन होने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाता है। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गया तो मोलर मास की वैल्यू घट जाएगा, यानी कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मोलर मास आएगा वो लो आएगा और रियल वैल्यू हाई होगा। तो इस तरह से जो मोलर मास में डिफरेंस आता है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मोलर मास होता है फ्रॉम द एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उस मोलर मास को हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास, abnormal molar mass means the molar mass of solute calculated from the value of abnormal colligative properties. Abnormal colligative properties means colligative properties after dissociation or association. अगर solute के molecular state में कोई changing नहीं आया तो फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी वो नॉर्मल वैल्यू होगी, उसमें कोई abnormality नहीं आएगा, तब उससे हम रियल मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर सोल्यूट के मॉलिक्यूलर स्टेट में चेंजिंग आ गया ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी और उससे जो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे वो एबनॉर्मल मोलर मास होगा, एबनॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो इस एबनॉर्मलिटी को सॉर्ट आउट करने के लिए वान हाफ ने एक फैक्टर दिया और इस फैक्टर के बेसिस पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं रियल मोलर मास। अब ये फैक्टर क्या है इसको हमको समझना है, वांट्स ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वांट ऑफ फैक्टर आई।
जो वन हाफ फैक्टर है दिस इज द रेशियो ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे यहाँ पे समझिए ये जो वैल्यू है दिस इज कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये जो वैल्यू है ये ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब मेजर्ड है एक्सपेरिमेंटली। तो यहाँ पे आई इंट्रोड्यूस कर दिया इन्होंने, तो आप सिंपली कह सकते हो आई इज नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप इसको लिख सकते हो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाई एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो होता है उसी को हम कहते हैं वन हाफ फैक्टर आई। और इस एबनॉर्मलिटी को सॉर्ट आउट करने के लिए हर एक फार्मूले में वन हाफ फैक्टर आई को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब ये फार्मूला होता है इस तरह से, आई को हर फार्मूले में इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब यहाँ से जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और इन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो मोलर मास निकालेंगे हम दैट विल बी नॉर्मल मोलर मास। मतलब सारा जो एबनॉर्मलिटी एराइज हो रहा था वो सब सॉर्ट आउट हो गया आई को इंट्रोड्यूस करने से। आई की एक वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो इस तरह से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन आर एसोसिएशन बाई number of particles before dissociation or association, before dissociation or association। बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन मतलब नॉर्मल नंबर जो मालिक्यूल स्टेट में चेंजिंग नहीं हुआ था उसके पहले, और आफ्टर का मतलब मालिक्यूल स्टेट में चेंजिंग हो गया उसके बाद। तो जो दोनों का रेशियो आएगा उसी को हम कहेंगे वन हाफ फैक्टर आई। दूसरी चीज़ देखिए आई को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए जो वन हाफ जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो नॉर्मल बाई एबनॉर्मल है यहाँ, तो अब ये उल्टा हो जाएगा एबनॉर्मल मोलर मास बाई नॉर्मल मोलर मास। तो इस तरह से हम वन हाफ फैक्टर आई की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वन हाफ फैक्टर आई की वैल्यू से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि ये जो एबनॉर्मलिटी है ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन से एराइज हो रहा है। तो इस तरह से हम एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बेसिस पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ वन हाफ फैक्टर आई। ये कैसे करेंगे इसको समझते हैं हम। तो चलिए देखते हैं हम कैसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द वैल्यू ऑफ वन हाफ फैक्टर आई। तो इसके लिए पहले देखो हमको एक वैल्यू n कंसीडर करना है। n इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। अगर हम कोई फार्मूला देखें, जैसे हम देख लेते हैं NaCl, तो NaCl में आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल बनेंगे, एक Na+ और एक Cl-। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो गई। CaCl2 देख लीजिए, इसमें डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल बनेंगे, एक कैल्शियम आयन और एक 2 क्लोराइड आयन, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 हो गई। ऐसे आप AlCl3 को देखिए, AlCl3 आफ्टर डिसोसिएशन इसमें बनेंगे 4 पार्टिकल, एक Al3+ एंड 3 Cl-। तो यहाँ पे 4 पार्टिकल का फॉर्मेशन हो गया, ये n की वैल्यू है। अब इस फार्मूले को ध्यान से देखिए, आप इस फार्मूले में जो यहाँ पे कोफिशिएंट है, आप यहाँ पे कोफिशिएंट को देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। ये जो कोफिशिएंट है वो n-1 के इक्वल है, n-1 के इक्वल है। तो इसको हम सिंपल फार्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं Abn-1। बी का जो कोफिशिएंट यानी कि यहाँ पे जो Cl का कोफिशिएंट है वो n-1 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम इस फार्मूले को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब इसका डिसोसिएशन हो रहा है तो यहाँ पे बन रहा है ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कितना पॉजिटिव चार्ज, जितना इसकी बैलेंसी है n-1, तो n-1 पॉजिटिव चार्ज हो गया इसके पास, और बी के पास 1 नेगेटिव चार्ज हो गया।
बिफोर डिसोसिएशन एट टाइम टी, इसका कंसंट्रेशन हम सी मान लेते हैं, इसके सी पार्टिकल हैं और इनके 0 पार्टिकल बने हैं क्योंकि अभी डिसोसिएशन हुआ ही नहीं है। आफ्टर डिसोसिएशन ये मान लेते हैं हम सी अल्फा पार्टिकल डिसोसिएट हो रहा है, तो इसका सी अल्फा बनेगा और इसका n-1 सी अल्फा बनेगा। ये हो गया इक्वेशन। अब हमको देखना है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन। तो बिफोर डिसोसिएशन के लिए आप पूरा पार्टिकल सम कर लो, ये C + 0 + 0 तो ये हो जाएगा C, और आफ्टर डिसोसिएशन के लिए भी आप इन सब का सम कर दो तो ये हो जाएगा C - C अल्फा + C अल्फा + n-1 C अल्फा। इसको आप कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका C + n-1 C अल्फा। ये हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, ये हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। और वान हाफ फैक्टर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन बाई नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन इसके पास है C + n-1 C अल्फा बाई C। इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए तो ये हो जाएगा C + Cn अल्फा - C अल्फा बाई C। अब C को आप कैंसिल कर लो, यहाँ से C को कॉमन करके कैंसिल कर लीजिए तो ये हो जाएगा C1 + n अल्फा - अल्फा बाई C। C से C कैंसिल हो गया। अब इसको आप लिख सकते हो I = 1 - n अल्फा 1 + n अल्फा - अल्फा। आप 1 को इस साइड लाइए तो इसको आप लिख सकते हो I - 1 = n-1 अल्फा। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अल्फा = I - 1 / n-1। तो इस तरह से देखिए आप, अगर आपको I की वैल्यू पता है तो आप N की वैल्यू तो मॉलिक्यूल को देख के बता सकते हैं कितने आयन बनेंगे। तो आप I की वैल्यू नोन है तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो किसी भी सॉल्यूट का। तो इस तरह से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द वैल्यू ऑफ वान हाफ फैक्टर I। हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल अंडरगो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल अंडरगो डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल अंडरगो डिसोसिएशन बाई नंबर ऑफ पार्टिकल टेकन। नंबर ऑफ पार्टिकल अंडरगो डिसोसिएशन बाई नंबर ऑफ पार्टिकल टेकन। नंबर ऑफ पार्टिकल टेकन। देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स अंडरगो डिसोसिएशन, और इस फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम नंबर ऑफ पार्टिकल अंडरगो डिसोसिएशन बाई नंबर ऑफ पार्टिकल टेकन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वान हाफ फैक्टर I की वैल्यू से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू है यहाँ पे आपको पॉइंट के फॉर्म में या फ्रैक्शन के फॉर्म में मिलेगा। आप इसको परसेंट डिसोसिएशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिसोसिएशन परसेंटेज के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम वान हाफ फैक्टर I की वैल्यू पे के बेसिस पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कैलकुलेशन कर लेंगे। देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ एसोसिएशन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ वान हाफ फैक्टर I। सपोज कोई मॉलिक्यूल A है और इसको हम सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं तो इसके n मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हो जा रहा है और ये बन जा रहा है AN। तो अब इसको अगर हम टाइम t = 0 पे, यानी कि इनिशियली बिफोर, आप कह सकते हो बिफोर एसोसिएशन,
इसका हम C पार्टिकल लेते हैं तो ये 0 पार्टिकल होगा, क्योंकि अभी एसोसिएशन नहीं हुआ है। लेकिन टाइम t पे जब एसोसिएशन हो जाएगा, आफ्टर एसोसिएशन, तो ये C माइनस C अल्फ़ा यानी कि C अल्फ़ा पार्टिकल एसोसिएट हुआ, तो इसका बन जाएगा C अल्फ़ा बाई n पार्टिकल, C अल्फ़ा बाई n पार्टिकल। तो अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल देखें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इसका 0, दोनों का सम C आएगा, क्योंकि बिफोर एसोसिएशन कोई भी एसोसिएटेड पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आफ्टर एसोसिएशन देखिए C माइनस सी अल्फ़ा प्लस C माइनस सी अल्फ़ा प्लस C अल्फ़ा बाई n हो जाएगा। टोटल का सम कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा इक्वल टू C माइनस सी अल्फ़ा बाई n। C माइनस सी अल्फ़ा बाई n। 1 मिनट, इसको आप यहाँ से दोनों में से C अल्फ़ा कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा C माइनस, या ऐसे ही रहने दीजिए, इसको आप पुट कर लो I की वैल्यू में। I इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, सॉरी एसोसिएशन, बाई नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। आफ्टर एसोसिएशन ये है C माइनस सी अल्फ़ा प्लस C अल्फ़ा बाई n बाई C हो गया यहाँ पे। तो आप C को कॉमन करके कैंसिल कर दो, तो C यहाँ से कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई n इंटू C बाई C। C से C कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो I इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई n। 1 को इस साइड में लाइए तो इसके आप लिख सकते हो I माइनस 1 I माइनस 1 इक्वल टू अल्फ़ा बाई n माइनस अल्फ़ा। यहाँ से अल्फ़ा को कॉमन ले लीजिए, तो I माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस n प्लस 1, सॉरी माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा इज़ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा I माइनस 1 बाई n माइनस 1। दिस इज़ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पे देखिए आप किसी भी सॉल्यूट को देखकर जान सकते हो कि n की वैल्यू कितनी होगी। जैसे कितने सॉल्यूट पार्टिकल एक साथ एसोसिएट हो रहे हैं। अगर हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो 2 पार्टिकल एक साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके एसोसिएट हो जाते हैं। ऐसे ही अगर हम किसी सॉल्यूशन में, जैसे मान लो अगर आपको कह दिया कि I के सॉल्यूशन में HgSO4 ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे A बन जाएगा KHgI4, K2HgI4 ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे एसोसिएट हो रहा है 7 पार्टिकल, तो n की वैल्यू 7 हो जाएगा। ऐसे अलग अलग कंडीशन में n की वैल्यू अलग अलग होती है। ये डिपेंड करता है कि उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने पार्टिकल एक साथ एसोसिएट हो रहे हैं, वही n की वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे n पार्टिकल A मालिक्यूल के एसोसिएट होके n बना रहे हैं, तो ऐसे ही हर एक सॉल्यूशन में कोई ना कोई नंबर ऑफ पार्टिकल होगा जो एसोसिएट हो रहा होगा, वही n की वैल्यू है जो आप सॉल्यूट को देख के जान सकते हो। तो अगर आपको n की वैल्यू सॉल्यूट से मिल जाती है और आपको क्वांटा फैक्टर I की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से या गिवन है, तो आप डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगो एसोसिएशन। तो ये आप कह सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगो एसोसिएशन बाई
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन। इसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये एक रेशियो के फॉर्म में मिलेगा जिसको आप 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हो, तब इसे कहेंगे हम परसेंट एसोसिएशन।